नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको ऐसे एक नेता से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीता। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। उन्होंने जब संसद में शपथ ली केंद्रीय मंत्री के रूप में, तो पूरे देश में उस चीज़ की चर्चा हुई। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, एक मुद्दा देश में एक बहुत गर्म चल रहा है अभी इस टाइम पे, लव जिहाद का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी के द्वारा ये शब्द को गढ़ा गया है। लव जिहाद जो शब्द है बीजेपी ने गढ़ा है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, वास्तव में जिहाद जिहाद को एक विशेष संप्रदाय ने प्रस्तावित किया है और उनका मर्जी में जो किया जाता है, जब कभी कत्लेआम होता है, हत्या होता है, आतंकवाद होता है, इसको जिहाद नाम दे देते हैं कि धर्म रक्षा के लिए ये रक्तपात ग्रहणीय है। ऐसा कहते हुए एक अनुचित काम को, एक पैशाचिक कृत्य को उन्होंने लीगलाइज करने का, रेशनलाइज करने का दुष्प्रयास किया है। और आज एक विदेशियों के द्वारा, विदेश राष्ट्र के द्वारा संप्रेरित एक अभियान, जिसको हम लव जिहाद कह सकते हैं, हिंदू लड़कियों को भगा कर ले जाने का जो कोशिश हो रहा है, इसके पीछे एक राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इस राष्ट्रीयता को ख़त्म करने के लिए हमारे महिलाओं को प्रदूषित करने का प्रयास आज कुछ नया नहीं है। हजारों साल पहले ये भी चलता आ रहा है। और हम जानते हैं, एक एक दिन में सुल्तान महमूद वगैरह जो आकर के हमारा देश का इतना संपत्ति लूट करके लिया है, जो कि उनका देश में 10 साल की राजस्व से भी कम ज़्यादा है। हमारा सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा गया। इसलिए ये एक बात है। और उनके साथ साथ हमारा बहुबटियों के साथ मोहम्मद गजनी से लेकर के कई सुल्तान तक, कई आक्रांताओं तक कितना दुर्व्यवहार किया, यहाँ से किया और विदेश ले जा कर के गजनी के बाजार में उनको पनीय सामग्री की भांति नीलाम किया गया है। रास्ते के किनारे एक दिन में 2 लाख 4 लाख बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और 1-1 लाख लोगों को इधर भी कत्ल करके रक्त नदी को प्रवाहित किया है। इसलिए ये लव जिहाद भी ऐसा एक भयानक प्रचेष्टा है। हमको इसके प्रति सावधान रहना पड़ेगा। एक सामान्य लव की व्यापार नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण ये सब चल रहा है। तो सर, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कड़े कदम उठाए? देखिए, बात ये है, इसको केवल सरकार के द्वारा नहीं हो सकता है। परिवार में उत्तम संस्कार का बीजारोपण जरूरी है, जिसके कारण पहले से ऐसा नहीं होता था। आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो वेस्टर्न नेशन हुआ, इसी वेस्टर्न कल्चर का हमारे कल्चर के ऊपर हावी होने के कारण ये सब घटित हो रहा है। और इंडिविजुअल लिबर्टी के नाम पर स्वेच्छाचारिता का प्रोत्साहन हो रहा है। लिबर्टी और स्वेच्छाचारिता एक ही वस्तु नहीं है। इंडिपेंडेंस और स्वेच्छाचारिता एक वस्तु नहीं है। इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आना चाहिए। हम पराधीन राष्ट्र के प्रजा थे, आज हम एक स्वाधीन राष्ट्र की, आज़ाद राष्ट्र की दर्पित नागरिक है। और आज़ादी के साथ साथ 2 विचार आना चाहिए। पहला होता है एक सेल्फ एस्टीम, प्राइड। मैं एक स्वाधीन राष्ट्र का नागरिक हूँ, यह भाव हमारे अंदर आने से नीचे कर्म हमारे द्वारा नहीं हो सकता है। एक विवेक बोध जागृत हो जाएगा। दूसरी बात है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई मस्ट बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एनलाइटेंड सिटीजन। विश्व में धनी, ज्ञानी, मानी, पराक्रमी व्यक्तियों का कोई अभाव नहीं है, लेकिन दायित्ववान नागरिकों का अभाव है। ये सेंस ऑफ प्राइड, सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2 को अगर विकसित किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज हमारा वेस्टर्न प्रभाव के कारण हमारा परिवार व्यवस्था विघटित हो रहा है। न्यूक्लियस फैमिली के नाम पर परिवार में वयस्कों का अवहेलना होता है। अगर एक एकान्नवर्ती परिवार में ऐसा घटना प्रायतः नहीं होता है, क्योंकि ये परिवार एक सुरक्षा कवच होता है। लेकिन ये जो छोटा फैमिली होता है, इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है। इसलिए हमारा परिवार व्यवस्था का पुनर्विन्यास आज बहुत जरूरी है। भारतीय विचारों का बीजारोपण, उनका प्रोत्साहन, संवर्धन, ये बहुत जरूरी है। इससे ये बंद होगा। दूसरी बात है, सरकार कानून को पालन करेंगे और कानून को पालन करने में सरकार और प्रशासन का बहुत बड़ा भूमिका है। अगर ये ठीक ठाक पालन होगा और इसका मूल रहस्य अगर अनुसंधान किया जाएगा कि एक नॉर्मल लव की व्यापार नहीं है, ये एक भयानक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। अगर इसका पता चलेगा तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जा सकता है।
सर कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में चल रही है। सरकार को भी काफ़ी नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ कोरोना से। सरकार की तरफ से जो सर कदम उठाए गए हैं कोरोना को रोकने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्या वो काफ़ी हैं? देखिए, पहली बात, काफ़ी शब्द से क्या मानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश, अब 24 घंटा लगा दो निस्वार्थ भाव से, फिर भी पूरे राष्ट्र को न्याय करना सहज नहीं है। इसलिए सरकार का काफ़ी आवश्यकता के तुलना में विचार न करते हुए जितना आज स्थिति है इससे अगर तुलना करेंगे तो इसको काफ़ी माना जाएगा। जब देश नहीं पूरे विश्व कोरोना महामारी के कारण घोर नैराश्य जर्जरित हो रहे थे, आत्मविश्वास के अभाव के कारण भीषण उपद्रव हो रहा था और चारों तरफ नैराश्य ही नैराश्य। इस निराशा की घोर वातावरण में माननीय प्रधानमंत्री जैसा ऊर्जा पैदा किया, आत्मविश्वास का जागरण किया, जनता के अंदर में जो आत्मवर्त्य का भाव जागरण किया, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। उन्होंने जग से जन तक बोले और फिर बोले कि आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विथ ग्लोबल आउटरीच। आज हम जब सुबह से उठते हैं फिर रात को विश्राम करते हैं, इसे भी जितना काम करते हैं जो आवश्यक पदार्थ है इसमें से ज़्यादातर सब विदेशी पदार्थ है। इसलिए हमको स्वदेशी का आह्वान करना पड़ेगा, यह प्रधानमंत्री जी का विचार है। स्वदेशी का आह्वान करने का अर्थ क्या है? हर गांव आत्मनिर्भर होगा और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। भारत का विराट बाजार स्वदेशी उत्पादों से भरपूर हो जाएगा। चाइना, अमेरिका, जापान का सिलसिला नहीं रहेगा। अगर इसमें हमारा आदर की भाव आएगा, हम इस विचार को सादर स्वीकार करेंगे और हम गर्व महसूस करेंगे कि हम स्वदेशी पदार्थ व्यवहार करते हैं। ब्लेड से लेकर के साबुन तक, जूता से लेकर के चप्पल तक, हमारा सारे वस्तु स्वदेशी उत्पाद है। ऐसा मन में गर्व का भाव होना चाहिए, अभिमान का भाव होना चाहिए। हमारा धूप का स्टिक चाइना से आता था, वियतनाम से, आज ये बंद है। हम पीपी किट भी विदेशों से, चाइना से आमदनी करते थे, एक भी नहीं होता था उस समय में। लेकिन कुछ ही महीनों में हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हुए, 4.5 लाख प्रतिदिन पैदा करते हुए हम रप्तानी करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारा देशवासी इस चुनौती को स्वीकार लिया और प्रचंड पुरुषार्थ का प्रयत्न किया। इस पुरुषार्थ के द्वारा ही हम इस चुनौती को सामना कर सकते हैं, और ये पुरुषार्थ का भाव जितना लोगों के अंदर जागेगा उतना ही मंगल है। और ये जो घोषणा किया गया है 1,70,000 करोड़ जो गरीब कल्याण पैकेज, इसमें लोगों को राहत मिला, लेकिन अर्थ और रोजगार सृजन के लिए नई व्यवस्था किया गया। 20 लाख करोड़ तक जो गरीब कल्याण पैकेज घोषित हुआ, इसमें मेरे हर्ष के साथ बोलता हूँ कि मेरा विभाग को पहला चांस मिला। 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट्स, those who have not been declared NPA, but in that same line they have been given this relief, and they can avail this up to 20% of their outstanding loan amount, or low rate of interest also. Secondly, for stressed account, those who have been declared NPA, चापग्रस्त इंडस्ट्री के लिए 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट फंड का घोषणा किया गया है, जिनके लिए पूर्व में कोई रक्षा का प्रावधान नहीं था, वो सिर्फ नीलाम होना बाकी था, लेकिन उनको भी राहत मिली। वो अभी तो उनको एक्शन नहीं किया जाएगा और उनको दिया गया चांस, वो अपना कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं इसी आर्थिक सहायता से। तीसरा, जो हेल्दी अकाउंट थे कोरोना से पहले, जिनका इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन कोरोना के कारण उनका प्रोडक्शन बंद हो गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया, कंजप्शन बंद हो गया, वो आर्थिक दुस्थिति में आ गए। उनके लिए भी 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स का घोषणा किया गया है, जिसमें भारत सरकार 10,000 करोड़ कर्पस फंड दे देगा। ये मदर फंड को कनेक्ट करने के लिए 40,000 करोड़ डटर फंड मार्केट से थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन संग्रहित होगा। इसके बाद जो भारत सरकार का जो टेंडर है किसी भी खरीद के लिए, ये इसमें ग्लोबल प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पॉलिसी का बहुत चेंज हुआ, 250 करोड़ तक एमएसएमई का संज्ञान में आया, और जैसा कि ईपीएफ में सरकार भी मदद करती है,
बोथ लेबरर एंड ओनर। और कई प्रकार के ऐसा 5,000 या 4,000 करोड़ फॉर हर्बल प्लांटेशन, 500 करोड़ फॉर बी कल्चर, हनी कल्चर, like that many packages were declared and agricultural infrastructure fund 1 लाख करोड़। और ऐसा कि कई प्रकार की व्यवस्था सरकार ने घोषणा किया। और फिशरी के लिए भी 20,050 करोड़ का एक फंड सरकार ने घोषित किया, जिसमें बेनिफिशियरी स्टेट और सेंटर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इसमें ऑर्नामेंटल फिश कल्चर से लेकर के ब्राकिश वाटर कल्चर, मैरी कल्चर, इनलैंड फिशरी कल्चर, एक्वा कल्चर, RAS, केज कल्चर और सीवीड कल्टीवेशन, ये सब। फिर एंटरप्रेन्योर, छोटा छोटा व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपया का हाट से लेकर के 2 करोड़ 5 करोड़ तक मछली हाट, छोटा हाट से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हाट। और बाकी साइकिल विथ आइस वॉक्स, मोटरसाइकिल विथ आइस वॉक्स, रेफ्रिजरेटेड ट्रक, डीप सी वेसल, कई प्रकार के मैकेनाइजेशन ऑफ बोट्स, कई प्रकार का मदद किया जाता है। फिर लेबोरेटरी बोथ स्टैटिक एंड मोबाइल, इस नाना प्रकार से सरकार यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करते हैं। हमारा मछुआरा हो, किसान हो, मजदूर हो, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए व्यवस्था किया है। इससे सामान्य जनता को एक आत्मविश्वास का प्राप्ति होगा। और मैं पूरे विश्वास करता हूँ इसके साथ ही जनता में एक वातावरण, वर्क कल्चर का एक वातावरण पैदा होगा। और एक्सप्लॉयटेशन को प्रतिकार करने के लिए भी कई प्रकार की व्यवस्था किया गया और सफलतापूर्वक काम करता है। विवाद समाधान के लिए पहले तो समाधान था, फिर इसके साथ साथ अब चैंपियंस पोर्टल का शुरू किया गया है। और जो एक्सेल करते हैं किसी विभाग में उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। आज भी विश्व मात्स्यिकी दिवस में हम ऐसा करके आया है। और इसी प्रकार MSME को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने ये नई स्कीम के साथ हमारा जो पहला जो सब था रेगुलर स्कीम्स, इनको भी बहुत आगे लाए हैं। और बैंकों को भी अपना नेगेटिव मानसिकता छोड़ करके लोगों को मदद करने के लिए सरकार प्रेरित करते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई परिशोध नहीं करेगा तो सरकार इसका जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस विषय में हम बहुत आगे आ चुके हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कुछ ही समय में इस क्षेत्र में नया क्रांति आएगी। सर, मेरा सवाल एक है कि मोदी सरकार में जब आपको मंत्री बनाया जा रहा था, उसकी से आपको सबसे पहले सूचना कैसे मिली और आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो मैं हमारे एरिया से जो लोग आए थे उनके लिए पास इकट्ठा करने की कोशिश करता था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। मैं केंद्रीय कार्यालय जा कर के सबको, हमारा जो प्रभारी थे अरुण सिंह जी, बाकी सब लोगों को निवेदन किया, हमारे संगठन मंत्री को भी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। वो मना करते थे ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी बीच मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष का फ़ोन आया और मेरा फ़ोन हमारे जिला सभापति के पास था, वो फ़ोन नहीं पकड़ा था। वो बाद में ये फ़ोन मेरे पास आया और मैं देखा तो किसी ने बोला कि भाई साहब फ़ोन तो उठाए, क्या करो, 3 बार फ़ोन हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बात करेंगे। तो मैं तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात किया और बोले भाई प्रताप भाई तुम जल्दी आ जाओ और तुमको राष्ट्रपति भवन जाना है और उधर तुमको शपथ लेना है मंत्री के रूप में। मैंने बोला मैं शपथ क्यों लूँ? अरे भाई तुमको तो मंत्री बनना है। और तब मैं आश्चर्य हो गया, कुछ मात्रा में चिंतित भी हुआ, क्योंकि मैं MP के रूप में काम नहीं किया, इसलिए मुझे मंत्री बनने का भी शौक़ नहीं था। फिर भी मैं इसको ईश्वरीय संकेत मान करके फिर जो बोला कैसे जाऊंगा, वो बोले कि तुम पहले प्रधानमंत्री की निवास में 5 बजे तक पहुंचो और वहाँ से सीधा आओगे। मैंने बोला उसके लिए तो पास भी चाहिए। बोला आप धर्मेंद्र प्रधान की घर में चले जाओ, वहाँ से साथ में आओगे। फिर 1 घंटा बाद माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का फ़ोन आया। मैंने बोला कुछ पास इकट्ठा करके जा रहा हूँ। नहीं पास की बात छोड़ो, तो मंत्री बनने के बाद तुमको 5 पास मिलेगी। और लेकिन मेरे पास ज़्यादा कर्मी थे, फिर भी मैं तुरंत आ गया उनके घर में। वहाँ पर भोजन, मुझे पूछे कि भोजन किया? नहीं मैं तो कार्यालय में था, तुरंत आ गया। तो भोजन करो, भोजन करके हम साथ निकले और पहले PM की ऑफिस में निवास पर गए। फिर उधर से हम सीधा राष्ट्रपति भवन जा करके वहाँ पर शपथ ग्रहण किया। सर, मेरा आखिरी सवाल है, एक राजनेता के नाते आपके सबसे अहम काम कौन सा है?
प्रथम काम है, जिन्होंने मुझे निर्वाचित किया है उनका और उस क्षेत्र का विकास को प्राथमिकता देना, और बाद में भी मैं मंत्री, क्योंकि मैं पूरे देश का मंत्री है, और देश के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जो योजना बनाई, इसके अंतर्गत ये विकास को त्वरान्वित करने के लिए मेरा भरपूर कोशिश करना, ये मेरा। बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। कैमरामैन गौरव के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।